इस परीक्षा जो कि 12 जून को होने जा रही है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। 1 से लेकर 10 तक का जो प्रैक्टिस सेट है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसको भी लगा लीजिएगा एक बार दोबारा से और लगातार स्टडी करते रहिए। समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आइए आज का टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए, गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें वैश्विक सोने की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो लगभग 2 सालों तक पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना आतंक खूब फैलाया। 2020 में सोने की डिमांड में कमी आई, लेकिन 2021 आते आते अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा उछाल आया। अर्थव्यवस्थाएं जब ठीक होने लगी तो सोने की डिमांड में फिर से वृद्धि हुई और पूरी दुनिया में ऑल ओवर देखा जाए तो 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ऑल ओवर 10% की है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अच्छा, सबसे पहले ये समझिए कि पूरी दुनिया में सोने की मांग में जो वृद्धि बढ़ी थी वो कितनी हुई, 10%। कुल मांग रही 4021.3 टन की। 4021.3 टन ये खपत जो हुई सोने की, ये पूरी दुनिया में हुई। और इसमें भारत में जो खपत हुई वो कितनी हुई, 797.3 टन। मतलब अगर आप ऑल ओवर देखें तो लगभग पूरी दुनिया का जो 20% सोने की खपत हुई है वो केवल भारत में हुई है। भारत में अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 446.4 टन की डिमांड थी 2020 में। 2020 में जो भारत में कुल सोना खरीदा गया वो कितना रहा, 446.4 टन। लेकिन 2021 में ये काफ़ी बढ़ गया, 797.3 टन हो गया। तो लगभग कुल मिला के 78.6% की बढ़त हुई। भारत में भी लगभग 80%, मतलब ज़्यादा डिमांड रही सोने की। और ये जो रिपोर्ट आई है इसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC, इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में आपको मिलेगा। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है UPPCS के लिए भी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो लोग भी पूरा का पूरा टेस्ट लगाएं, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक सिस्टम लॉन्च किया है। कैनाल लॉक सिस्टम आप देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि समुद्र में जब जहाज़ का आवागमन होता है तो कहीं कहीं पर जल की जो गहराई होती है वो इतनी कम हो जाती है या पानी इतना उथला हो जाता है कि उसमें जहाज़ जा नहीं पाता है। तो इसे लॉक कर दिया जाता है 3 तरफ से, ताकि उसमें जो जहाज़ हैं, मतलब पानी लॉक करके पानी की जो ऊंचाई है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो उसमें जहाज़ जो हैं आते जाते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक सिस्टम है और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है, नीदरलैंड में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, याद रखना। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है और ऐसे प्रयोग दुनिया में कम ही होते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह इज़्मुइडन, ठीक है, बंदरगाह का नाम क्या है, इसका नाम याद रखना, इज़्मुइडन। इज़्मुइडन में इसका उद्घाटन किया गया है। समुद्र के ताले का, अभी देखो यहाँ पर हिंदी अनुवाद से समुद्र का ताला लिख दिया गया है, इसको अगली बार मैं ठीक करवा दूंगा। इसको आप कैनाल लॉक ही समझिए। इसका उद्घाटन डच राजा अलेक्जेंडर ने किया था और इज़्मुइडन सी लॉक 500 मीटर, मतलब कुल 1740 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना पर निर्माण 2016 में शुरू हुआ था, 2019 में पूरा हुआ और इसमें लगभग $338 मिलियन का खर्च आया है। नीदरलैंड की राजधानी याद रखना एम्स्टर्डम। एग्ज़ाम में आजकल देशों की जो राजधानियां हैं और जो नए राष्ट्रपति बन रहे हैं उनके बारे में भी सवाल खूब आ रहे हैं। तो देखो, रटते रहो, ठीक है। हमारा दिमाग, जैसे आपने ये वीडियो वॉच किया तो अगले लगभग 24 घंटे के बाद जितने भी प्रश्न और जितने भी फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसका 20% भी आपको याद नहीं होगा अगर आप दोबारा से इस वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। तो हर वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि उससे आपको लाभ मिले तो उसे कम से कम 24 घंटे के बाद दोबारा और फिर उसे जो है सप्ताह में एक बार और देखिए, ठीक है। नीदरलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो है और प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, ये याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा ओपन बैडमिंटन के पहले संस्करण का मेजबान शहर कौन सा है। तो ओडिशा ओपन के नाम से
बैडमिंटन का आयोजन किया जाएगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी यहाँ पर, बैडमिंटन चैंपियनशिप। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो ओडिशा ओपन होने वाला है, इसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको आप कहते हैं BWF इसको आयोजित करेगा। तो इसका जो आयोजन है ये 2022 में पहली बार हो रहा है और अब लगातार होता ही रहेगा आगे। तो याद रखना कि ओडिशा ओपन ओडिशा में होगा और पहली बार इसे कटक शहर में, ओडिशा का जो कटक शहर है वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, BWF का जो मुख्यालय है कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये कुआलालंपुर में मिलेगा। अगर कुआलालंपुर को आपको लिखना हो तो इसको आप क्यू से नहीं लिखेंगे, कई बार ये गलती लोग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कुआलाला फिर LUMPUR लिखते हैं, ये याद रखना, स्पेलिंग भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। और उड़ीसा का जो कटक शहर है वहाँ पर एक स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। एक किताब आई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर पहचान रहे होंगे ये कौन है, रस्किन बॉन्ड हैं, जाने वाले लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, उन्हीं की किताब है ये, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। किस राज्य की पुलिस ने 2022 में सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त किया है? सर्वोच्च वीरता पदक। अब यहाँ पर सर्वाधिक भी एक शब्द होना चाहिए था कि सर्वोच्च वीरता पदक का सर्वाधिक पदक मिला है जम्मू कश्मीर की पुलिस को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा? दूसरे स्थान पर CRPF ने सर्वाधिक वीरता पदक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुल 115 पदक प्राप्त किए, CRPF को मिले हैं 30 पदक, और छत्तीसगढ़ पुलिस को मिले हैं 10 पदक, फिर उड़ीसा पुलिस को 9 पदक, और 5वें स्थान पर है महाराष्ट्र पुलिस 7 पदक के साथ। तो जम्मू कश्मीर के बाद CRPF, फिर छत्तीसगढ़ पुलिस, फिर उड़ीसा पुलिस और फिर महाराष्ट्र पुलिस। जम्मू कश्मीर की बात आ रही है तो याद रखना कि जम्मू कश्मीर का पहला जो मिल्क विलेज घोषित किया गया है वो रईसी ज़िले में है। इसका नाम है जेरी हेमलेट। जेरी हेमलेट ये विलेज है रईसी ज़िले में जम्मू कश्मीर में, जिसे जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है। एग्ज़ाम में प्रश्न ये भी बन सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। तेजस्विनी और हौसला नामक योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे देखने को। तेजस्विनी और हौसला नामक जो योजनाएं हैं ये किस राज्य में शुरू की गई हैं? तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हैं ये, महिलाओं को बिजनेसमैन बनाने के लिए ये योजनाएं स्टार्ट की गई हैं जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, याद रखना। और देखो ये जो योजना है तेजस्विनी और हौसला, इसे स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा, जबकि जम्मू कश्मीर में ही पंजाब नेशनल बैंक ने भी महिलाओं के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं। एक का नाम है शिखर और दूसरे का नाम है शिकारा। शिकारा, आप शिकारा समझते हैं जो बोट होती है उसके लिए, और शिखर जो है ये नए उद्यम स्टार्ट करने के लिए। तो ये 2 योजनाएं हैं पंजाब नेशनल बैंक की जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जिसको क्रिएटिव सिटी भी घोषित किया गया है, तो ये फैक्ट भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो जी बालासुब्रमण्यम है वो नाइजीरिया में भारत के अगले हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, नाइजर और नाइजीरिया 2 अलग अलग देश हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, याद रखना होगा आपको। अच्छा, नाइजर की राजधानी कहाँ पर है? मियामी है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पर है? नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। और अगर बात नाइजीरिया की हो रही है तो नाइजीरिया की एक महिला हैं नगोजी अंकोंजो-इवोला, जिनको 2020-21 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख महानिदेशिका चुना गया था। नाइजर की राजधानी मियामी है और नाइजीरिया की अबूजा, याद रखना। बुर्किना फासो की राजधानी कहाँ पर है? बुर्किना फासो, इसकी राजधानी है उआगाडोउगु। उआगाडोउगु ये बुर्किना फासो की राजधानी है। जबकि चाड की जो कैपिटल है उसका नाम है एंडीजेमेना। एंडीजेमेना। देखो बार बार पढ़ते रहो तो याद रहेगा, ठीक है, और एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो कन्फ्यूजन होगा एग्ज़ाम में। अब कुछ प्रश्न हैं जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं।
आइए देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की और यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के 3 पॉइंट हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, और इसमें से कौन सा कथन सही है। ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंजन यानी कि इवेजन की वकालत की थी। तो ब्रिटिश माल के बहिष्कार का तो समर्थन किया गया था, लेकिन करों के अपवंचन का समर्थन नहीं किया गया था, तो ये कथन गलत हो गया। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहता था, ये मार्क्सवाद कहता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत ये भी नहीं किया गया था। तो मतलब कोई भी विकल्प यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो डी है, मतलब कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था और कांग्रेस समाजवादी पार्टी समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता था। सर्वहारा वर्ग का जो कंसेप्ट है ये मार्क्सवाद का लक्ष्य था और बाकी जो 3 है ये भी गलत ही है। तो मतलब सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, याद रखना है इसको। अब देखो यहाँ पर सूची दी गई है, ऐसे प्रश्न आपको खूब मिलेंगे एग्जाम में। सूची दी गई है और आपको मैच कराना है। तो अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी, आगे जो इसके संस्थापक हैं तो उनसे आपको मैच कराना है। मैं आपको मैच करा के बता देता हूँ। सही जवाब, अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी वी डी सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई अरविंद घोष के द्वारा। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी आर दास। तो देखो यहाँ पर आपको टॉपिक मिल रहा है, जितने भी संगठन हैं उनसे संबंधित जो उनके संस्थापक हैं उसको रटते रहना और सन को भी याद रखना। ठीक है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी, मतलब किसके दिमाग में आया था बाल्कन प्लान। डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के या फिर बीपी मेनन के। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। 24 मार्च और 6 मई 1947 में, 24 मार्च से 6 मई के बीच में भारतीय नेताओं के साथ माउंटबेटन की कुल 133 बैठकें हुई थी, लेकिन किसी पर भी सर्वसम्मति नहीं बन सकी। तो उसके बाद माउंटबेटन ने ये कहा कि कैबिनेट मिशन प्लान की रूपरेखा व्यवहारिक नहीं है। इसके बाद उन्होंने बाल्कन प्लान का नाम सुझाया था। तो माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी बाल्कन प्लान, हालांकि ये भी लागू नहीं हुआ। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है। यहाँ पर देखिए जो सही कालानुक्रम है, मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक, वो आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मैं आपको यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट देता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा और रट लीजिएगा। और हाँ, लेक्चर की PDF डाउनलोड करके एक बार सारे प्रश्नों को पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप रेगुलरिटी चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश ही था। इसका गठन हुआ था 1953 में। फिर राजस्थान का गठन हुआ 1956 में। महाराष्ट्र का गठन हुआ 1960 में। नागालैंड 1963 1 दिसंबर के दिन बना। हरियाणा 1 नवंबर के दिन बना 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय 1972 में 21 जनवरी के दिन। सिक्किम बना 15 मई को 1975 में। अरुणाचल प्रदेश बना 20 फरवरी 1987 में। और सन 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए। सबसे पहले तो आया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को। 9 नवंबर को बना उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तरांचल नाम से बना था। एक प्रश्न अभी उत्तरांचल PCS में आया था कि उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाने के लिए जो विधेयक पारित हुआ था कब हुआ था, तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। और झारखंड बना था 15 नवंबर को 2000 में। और उत्तराखंड जो विधेयक लाया गया उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाने के लिए, ये 2005 में लाया गया था, 2005-06 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इतिहास में क्यों बहुत प्रसिद्ध है। 3 ऑप्शन देखिए। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। और इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो केवल एक यहाँ पर सही है कि पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों?
तो देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आएगा। एक प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि 1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया तो कितना समय के बाद दिया था, तो 28 महीनों के बाद दिया था। और यहाँ पर 1937 में चुनाव हुए थे। कुल मिला के 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनी थी कांग्रेस मंत्रिमंडल की। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, इसलिए त्यागपत्र दिया था, तो ये गलत है। वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर पाना असंभव हो गया था, ये भी गलत है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी गलत है। तो मतलब उपरोक्त कोई विकल्प सही नहीं है। सही विकल्प ये था कि 1939 में भारतीय नेताओं से बिना पूछे भारत को जो युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, और बस उसी के वजह से जो 7 प्रांतों में चल रही थी सरकार 1939 में, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने वहाँ पर मतलब 7 जगहों पर मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये सरकार चली थी 28 माह, ये याद रखना, आप एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? तो सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों ने के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें एम बरकतुल्ला पीएम थे, बाकी सब मंत्री। ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो ये विकल्प यहाँ पर सही है, बाकी विकल्पों से कोई मतलब नहीं है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 317 ए से लेकर 317 आई तक समाहित किए गए। ये सही है? हाँ, ये सही है। भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एक ही है। देखो, भारत में जो नागरिकता है, सबसे पहले समझो कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं, करेक्ट है। संघ है और राज्य है, ये सही है। लेकिन नागरिकता अमेरिका में दोहरी है, जबकि भारत में इकहरी है। तो मतलब दूसरा जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों देशों की नागरिकता को इकहरी बताया जा रहा है। और कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 1955 में जो नागरिकता संबंधी जो कानून है उसकी धारा 10 के अनुसार अगर कोई नागरिकता को प्राप्त कर चुका है तो उसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में जो उपबंध हैं उसमें नागालैंड के संबंध में है 371 ए, असम के संबंध में 371 बी, मणिपुर के संबंध में 371 सी, आंध्र प्रदेश के संबंध में 371 डी, सिक्किम के संबंध में 371 एफ, मिजोरम के संबंध में 371 जी, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में 371 एच और गोवा के संबंध में 371 आई है। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि भारत और अमेरिका के संविधान में यदि 2 तंत्र हैं, लेकिन नागरिकता जो भारत में इकहरी है, अमेरिका में दोहरी है। और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार देशीकरण के द्वारा जो भारत की नागरिकता प्राप्त किए हैं उनको नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। तो पढ़ते रहिए और ये वीडियो एक बार दोबारा से ज़रूर देखिएगा ताकि सारे फैक्ट आपको याद हो सकें, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।